निमेश, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया मानसी, आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू निमेश। निमेश, देयर इज सो मच हैपनिंग एंड इफ वी सी डोमेस्टिक मार्केट्स सारे के सारे चैलेंजेस को काफी रैशनली डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। कैन वी से दैट देयर इज अ लॉट पॉजिटिव टू टॉक अबाउट एट प्रेजेंट? सी, लास्ट फ्यू मंथ्स में मानसी आपने देखा होगा कि बाजार जो है हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहा था। और कितनी स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस आ रही हैं, भले ही वो यूएस से आ रही हो, टैरिफ के बारे में या वॉर की आ रही हो, तो लोग उस पर इमोशनली रिएक्ट कर रहे थे। बट अंडरलाइंग लास्ट एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी अगर हम देखें तो इंडिया के लिए फंडामेंटली एक एक चीज पॉजिटिव ही होती गई। करेक्ट। अगर आप फिस्कल पॉलिसी की तरफ देखें, बजट वाज वेरी पॉजिटिव। मॉनेटरी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कट किए हैं। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर जो है विल बी बेटर देन, दैट इज FY26 में विल बी बेटर देन FY25। अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी की रहेंगी कंपनीज की इस साल शायद अबाउट FY25 एंड करे अबाउट 6-7% ग्रोथ पे। नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 12%। और उसके बाद जो एनालिस्ट के अनुमान है कि FY27 विल बी 15% ग्रोथ। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर ओनली। तो और बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। निमेश भाई नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, एक चीज आपसे सर जानना चाहेंगे, ये म्यूचुअल फंड्स के पास ऐसी खबरें आ रही है कि 3 लाख करोड़ रुपए का कैश है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनके पास अकेले करीब 1.6 लाख करोड़ का कैश है। ये डिप्लॉय करने कब जा रहे हैं? क्या किसी और ट्रिगर का वेट कर रहे हैं? अर्निंग्स भी अब बीत गई हैं। सो हर म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रैटेजी होता है उनका वो अलग होता है, तो जनरलाइज करना इज डिफिकल्ट। बट एटलीस्ट हम बजाज फिनसर्व में हम कैश कॉल नहीं लेते, तो हम हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं मार्केट में। हाँ, कुछ कैश रखते हैं फॉर चेंजिंग द पोर्टफोलियो, बट जनरली हम डिप्लॉयड रहते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट को बारीकी से शॉर्ट टर्म में टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपनी जो वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो मार्केट का बीटा कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लेके हम अपनी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी मैनेज कर लेते हैं, बट कैश कॉल हम नहीं लेते। ये एक कंफर्ट जरूर है मार्केट में कि म्यूचुअल फंड्स के पास कंटिन्यूअस इनफ्लोज आ रहे हैं, तो एवरी डिप पे उसे डिप्लॉय कर सकते हैं एंड उस वजह से मार्केट पे एक सपोर्ट बना रहेगा। ऑलराइट निमेश, सो आपकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश, सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को डीप डाइव कर समझने की कोशिश करें, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द कंजम्पशन थीम, बिकॉज बजट में हमने देखा एक बूस्ट की खबर जो आनी थी आ गई, और अब आने वाले दिनों के लिए कंजम्पशन के लिए सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट होगा। आपके पोर्टफोलियो में भी इस सेक्टर को लेकर किस तरह के टेक्स हैं और इस सेक्टर पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? कंजम्पशन सेक्टर के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ ओवर द लॉन्गर टर्म। नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कंजम्पशन जो स्टोरी है इंडिया में इज़ अ फैंटास्टिक स्टोरी। अब उसमें कुछ स्ट्रक्चरल ट्रिगर्स भी हैं, जैसे कि जब कोई कंट्री पर कैपिटा जीडीपी $2,500 क्रॉस करता है तो जनरली जो पॉपुलेशन है उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे चेंज होती हैं। वो ज़्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं, वो लेवरेज ले पाते हैं अपनी इनकम्स पे, उनके हाउस होल्ड्स की जो बैलेंस शीट होती है वो बेटर होती है। तो उस हिसाब से कंजम्पशन को एक ट्रिगर मिलता है। दैट इज अ स्ट्रक्चरल टेलविंड प्लस डेमोग्राफिक्स एंड इनकम ग्रोथ। आप अगर देखें सिक्लिकल फैक्टर्स अगर कुछ हैं तो लास्ट 2 साल से कंजम्पशन ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड रहा है, बट अभी ब्याज दर नीचे आ रहे हैं तो इमीडिएटली लोगों की EMIs नीचे आएंगी, स्पेशली हाउसिंग साइड पे। अगर आप देखें बजट के जो टैक्स बेनिफिट्स जो अनाउंस हुए हैं वो अब शुरू होंगे लोगों के सेविंग्स में आना। जनवरी 2026 में गवर्नमेंट हैज अनाउंस कि वो 8th पे कमीशन के रिविजन्स लाएंगे, पे रिविजन्स। जनरली दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। ट्रेड वॉर्स में भी देखें तो इंडिया इज एक्चुअली अ नेट नेट बेनिफिशियरी ऐसा लग रहा है, बिकॉज आपके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बट अगर आप कॉमेंट्रीज देखें ऑफ FMCG से लेके रियल एस्टेट कंपनीज तक, सबने यही कहा है कि FY26 विल बी बेटर देन FY25 और मेनी कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं।
ठीक है, तो निमेश सर, आपने ये अर्निंग सीजन अभी जो चल ही रहा है, थोड़े बहुत कंपनीज के नतीजे और आएंगे, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। आपको कहाँ पर एक्साइटिंग नंबर्स दिखे, कहाँ पर आपको लगा कि नहीं थोड़े से चैलेंजेस हैं, और सेक्टर वाइज अगर प्रेफरेंस आपसे पूछे तो वो क्या होगा सर? पहले तो हम डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक सेक्टर्स पे मोर बुलिश हैं कंपेयर टू इंटरनेशनली, बिकॉज ये जो टैरिफ की बातें चल रही हैं उस वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। कंपनीज के जो प्लान्स हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं या थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, वो सोच विचार करने के लिए कि अल्टीमेटली जो अगर हम यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी टैरिफ्स क्या रहेंगी। तो उस वजह से जैसे आईटी सेक्टर हो उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है फॉर द टाइम बीइंग, बट जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है उनके आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर हमारे जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में हम ट्रैक करते हैं, अबाउट 200 कंपनीज जो हम ट्रैक करते हैं, उनमें हमने देखा है कि लगभग वन थर्ड जैसा स्प्लिट है। 1/3 कंपनीज ने अपने एस्टिमेट्स बीट किए हैं, 1/3 ने मीट किए हैं अपने एस्टिमेट्स, और 1/3 ने मिस किए हैं। ऐसे पर्टिकुलर कोई सेक्टर में ट्रेंड नहीं है, लेकिन जैसे कि देखा जाएगा कि एफएमसीजी शायद इस बार काफ़ी स्लो रहा उनका ग्रोथ, तो काफ़ी कंपनीज ने जो ग्रोथ दिया वो स्लो दिया, बट उनका आउटलुक इज बेटर। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो Q4 में उनके नंबर्स जनरली अच्छे आते हैं, बिकॉज उनके जो प्रोजेक्ट बिजनेसेस होते हैं तो उनके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ द सेक्टर एक्सेप्ट जो एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर हैं उनके आउटलुक अच्छे हैं। Nimesh ji, that was a crisp view on the earnings. In fact, consumption और earnings पर आप अपना टेक बता रहे हैं, लेकिन एक और स्पेस है जो कि डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को संभालने का काम आए दिन करता है। फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के समय भी ये स्पेस अलग थलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था। सो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में फार्मा की पोजिशनिंग कैसी है? हमारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए फार्मा पर आप राय क्या देंगे? अब अनफॉर्चुनेटली ये देखें कि जब टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आती है फार्मास्यूटिकल्स पर, तो ये लोग ये समझते हैं कि जस्ट बिकॉज कि यूएस में अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट मेडिसिन के कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो फार्मा की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, और इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इज द बेस्ट वैल्यू दैट वी एक्सपोर्ट टू यूएस एंड टू अदर कंट्रीज। तो मेरे हिसाब से ये एक बार अनसर्टेनिटी ठीक हो गई तो जो जेनरिक्स कंपनीज हैं वो भी अच्छा करेंगी। 2025 से 2030 काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं, और इंडियन कंपनीज उनमें लॉन्च करेंगी, यूएस और यूरोप में वो कंपनी। क्रैम्स स्पेस ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें वी आर क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि काफ़ी ऐसे इनोवेशन कंपनीज हैं जो अब इंडिया में रिसर्च करना चाहती हैं ज़्यादा कंपेयर टू चाइना। तो वो चाइना +1 की जो ट्रेंड है वो इसमें आपको नजर आएगी। और वैसे भी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स, ये एक स्टेडी डिफेंसिव ग्रोथ सेक्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये वॉलेटिलिटी जो आई है बिकॉज ऑफ टैरिफ न्यूज़, उसमें काफ़ी ऐसी फार्मा कंपनीज, डायग्नोस्टिक कंपनीज जो हैं वो अच्छे दामों पे, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं अभी। ठीक है निमेश सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए फंडामेंटल अच्छे हैं, अपने मैक्रो अच्छे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं इंटरनेशनल के मुकाबले आपको डोमेस्टिक सेटअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई रिस्क यहाँ से है जिसको लेकर थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है? सो अनसर्टेनिटीज तो जो चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो टैरिफ वॉर्स की जो अनसर्टेनिटी चल रही है वो पोस्टपोन हुई है, वो कंप्लीटली नेगेट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इंडिया की पोजीशन उसमें देखें तो वी आर लेस वनरेबल। अब हाँ, कोई सब सेक्टर या सब इंडस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट होंगे, बिकॉज हम अगर टैरिफ बैरियर्स कम कर रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स होंगे, तो कुछ ऐसी सेक्टर्स में कंपनीज हैं जिनको इम्पैक्ट होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा उसमें, बट कुछ कंपनीज को फायदा भी होगा बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट बीइंग लो। तो मेरे हिसाब से बॉटम अप बेसिस पे कुछ कुछ कंपनीज या सब सेक्टर्स पे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कंसर्न्स आ सकती हैं, बट ओवरऑल इंडिया पे बहुत मार्जिनल नेगेटिव है इसका। बट ये हेडलाइंस जो हैं, जब तक ये कंप्लीटली ईज आउट नहीं होंगी तब तक मार्केट और या फिर उन इंडस्ट्रीज में वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए, वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है, और
इनफैक्ट बाजार मार्केट मैकेनिज्म का नेचर भी वॉलेटिलिटी है और इसे तो इन वन वे और दी अदर हमें डाइजेस्ट करना भी है। लेकिन आई हियर दैट इट्स अ फंडामेंटल टेक जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाजार को फंडामेंटल लेंस के साथ साथ आप टेक्निकल लेंस से भी देखते होंगे। Overall, benchmarks versus mid-cap, small-cap, benchmarks versus broader markets has always been a debate. और इस पर लोगों को सही समझ या सही जवाब कभी मिलता नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि ये वक्त वक्त पर बदलता भी रहता है। अब कल ही के सत्र में देखिए मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स एक्ट कर रहे थे, आज सब कुछ कमज़ोर है। आपकी राय बेंचमार्क्स वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स में क्या होगी? देखिए, आपने जैसे कहा कि मार्केट टेक्निकल्स पे हम एक्चुअली मार्केट के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसमें कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स ये हमें अब पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, यानी इक्विटी में सेंटिमेंट अब पॉजिटिव होगा। अब टिपिकली क्या होता है कि जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो थोड़ी रिकवरी ब्रॉड मार्केट में अच्छी आती है, जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा ड्राइव होते हैं। अगर आप जनवरी से अब तक देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी करेक्शन आया, वैल्यूएशन भी पहले काफ़ी हाई थे तो करेक्शन हेल्दी था। तो उस करेक्शन के बाद अब ब्रॉड मार्केट में कुछ सेगमेंट्स में जैसे कुछ स्मॉल कैप्स और कुछ मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम जो हमारे रेशियोज ट्रैक करते हैं उसमें स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशन है अभी भी एवरेज से एज अ कैटेगरी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट काफ़ी ऐसे पॉकेट्स हैं, काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप कंजम्पशन फार्मास्यूटिकल वो भी देखें तो BFSI उसमें जो वैल्यूएशंस हैं इनके वो नीचे आ गए हैं अब। तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि हम सिलेक्टिवली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स भी अब देखना शुरू करें। तो ब्रॉड मार्केट मेरे हिसाब से शुड स्टार्ट डूइंग बेटर नाउ। ओके, सो सिलेक्टिव बाइंग, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज वहां डेवलप होती नजर आएगी। निमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट लिटरली फेल्ट लाइक अ 360 डिग्री एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू।